हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरीश देवगन और स्टॉक ट्रेडिंग बाय देवगन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आईपीओ के बारे में सीखेंगे कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ कब और क्यों लॉन्च किया जाता है, इसका प्रोसेस क्या होता है और साथ के साथ आईपीओ में इन्वेस्ट करने में बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स क्या क्या होते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी कोई प्राइवेट कंपनी फंड रेज करने के लिए अपने कुछ शेयर्स को पब्लिकली सेल करती है तो इसे हम आईपीओ या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। अब दोस्तों, हम देखेंगे कि आईपीओ क्यों और कब लॉन्च होते हैं। पहला रीज़न होता है कि जब भी कोई ओल्ड इन्वेस्टर अपने खरीदे हुए स्टॉक्स को सेल करना चाहता है तो कंपनी को आईपीओ के जरिए उन शेयर्स को पब्लिकली सेल करना होता है। दूसरा रीज़न होता है कि अगर कंपनी पे कोई पुराना डेब्ट या फिर कर्ज है तो वो कुछ फंड रेज करती है ताकि वो अपने पुराने कर्जे को चुका सके। फंड रेजिंग या आईपीओ का तीसरा रीज़न होता है बिजनेस एक्सपांशन। मतलब अगर कोई कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहती है और उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है तो वो आईपीओ लिस्ट करवाती है। अब दोस्तों, हम देखेंगे कि आईपीओ लॉन्च कैसे होता है और इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो दोस्तों, जब भी किसी प्राइवेट कंपनी को अपना आईपीओ लिस्ट करवाना होता है तो वो सबसे पहले एक इन्वेस्टमेंट बैंक या मर्चेंट बैंक को हायर करती है। आगे का सारा प्रोसेस इस मर्चेंट बैंक या फिर इन्वेस्टमेंट बैंक का होता है। तो दोस्तों, ये मर्चेंट बैंक या इन्वेस्टमेंट बैंक सबसे पहले उस प्राइवेट कंपनी की ओरिजिनल वैल्यूएशन निकालते हैं, फिर पुराने प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर स्टॉक के प्राइस को डिसाइड करते हैं। फिर ये इन्वेस्टमेंट बैंक सभी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जैसे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल, फिनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड्स और प्रोस्पेक्टस एक्सेट्रा प्रिपेयर करते हैं ताकि स्टॉक एक्सचेंज और सेबी से आईपीओ की परमिशन ली जा सके। फिर ये इन्वेस्टमेंट बैंक एडवर्टाइजमेंट और स्टॉक ब्रोकर्स के माध्यम से पब्लिक को आईपीओ खरीदने के लिए इनकरेज करते हैं ताकि कंपनी अपना रिक्वायर्ड फंड रेज कर सके। इसके बाद आईपीओ में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आईपीओ के इक्विटी साइज को नॉर्मली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, दूसरा इंडिविजुअल और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और तीसरा रिटेल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के बारे में ऐसा माना जाता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिस भी आईपीओ में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं उस आईपीओ को लिस्टिंग गेन का प्रॉफिट मिलता है। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पर आते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर या फिर एचएनआई इन्वेस्टर। एचएनआई से यहाँ मतलब है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। मतलब इंडिया में जिन भी लोगों के पास 5 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टेबल मनी होता है वो एचएनआई इन्वेस्टर या फिर इंडिविजुअल इन्वेस्टर कहलाते हैं। दोस्तों, थर्ड नंबर पर आते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स आर पीपल लाइक मी एंड यू जो आईपीओ के लिस्टिंग गेन के बाद ही स्टॉक्स बेच सकते हैं। वहीं बात करें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, आईपीओ में इन्वेस्ट करने के बाद अपनी पोजीशन को लॉन्ग टाइम तक बना के रखते हैं। दोस्तों, इन सभी प्रोसेसेस के बाद कंपनी एनएसई और बीएसई के थ्रू आईपीओ की लिस्टिंग डेट निकलवाती है। दोस्तों, आईपीओ अलॉटमेंट के शॉर्ट प्रोसेस को समझने से पहले हम इशू साइज, इशू प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स और लॉट साइज को जानेंगे। दोस्तों, यहाँ इशू साइज से मतलब उस वैल्यू से होता है जिस वैल्यू का आईपीओ लॉन्च होने वाला है। मतलब कि अगर किसी प्राइवेट कंपनी को 1000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है तो वो 1000 करोड़ का इशू साइज का आईपीओ निकालेगी। सेकंड नंबर पर आता है इशू प्राइस। कंपनी के प्रमोटर्स, इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टमेंट बैंक मिलकर एक स्टॉक का प्राइस डिसाइड करती हैं जिसे इशू प्राइस कहते हैं। यहाँ पर इशू प्राइस को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला होता है फिक्स्ड प्राइस, दूसरा होता है बुक बिल्डिंग इशू या फिर प्राइस बैंड। दोस्तों, अगर कंपनी बहुत ज़्यादा फेमस होती है तो वो अपने इशू प्राइस को एज ए फिक्स्ड अमाउंट डिक्लेयर करती है। सपोज अगर किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस 200 रुपये है तो वो फिक्स अपने शेयर्स को 200 रुपये में सेल करती है। वहीं बात करें बुक बिल्डिंग इशू या फिर प्राइस बैंड की तो कहीं कंपनियां अपने स्टॉक्स को डिस्काउंट में देती है तो वो अपने प्राइस बैंड को 2 से 5% के फ्लक्चुएशन में डिस्ट्रीब्यूट करती है। और अगर हम इशू साइज़ को इशू प्राइस से डिवाइड कर देते हैं तो दोस्तों वहां से हमें टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स निकल के आते हैं। अब हम बात करते हैं लॉट साइज़ के बारे में। तो दोस्तों, इंडिया में टॉप मोस्ट आईपीओज 14,000 से 15,000 रुपये के प्राइस बैंड में ही रहते हैं। मतलब कि अगर किसी रिटेल इन्वेस्टर को किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो उसके पास 14,000 से 15,000 रुपये होने चाहिए एक लॉट साइज़ को ख़रीदने के लिए। तो हम मान के चलते हैं कि किसी कंपनी का इशू साइज़ 1000 करोड़ रुपए है, उसका इशू प्राइस या फिर स्टॉक का प्राइस 100 रुपये पर शेयर है, उसके टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं 10 करोड़
तो उसका प्राइस बैंड निकल के आएगा 150 शेयर। मतलब कि अगर आप 1 लॉट साइज़ खरीदते हैं तो आपको 150 शेयर मिलेंगे। वहीं अगर हम IPO में इन्वेस्ट करने के पेमेंट मेथड्स की बात करें तो ये 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, जिसको ASBA प्रोसेस भी कहते हैं। दूसरा होता है थ्रू UPI। तो दोस्तों, असबा प्रोसेस में जब हम IPO में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो अमाउंट होता है वो बैंक अकाउंट में ही रहता है, लेकिन वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ब्लॉक हो जाता है। मतलब कि जब भी IPO लॉन्च होगा और अगर आपको वो IPO अलॉट हो जाता है तो वो ब्लॉक्ड अमाउंट आपके अकाउंट से निकल के IPO वाली कंपनी को मिल जाएगा और अलॉटेड शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। यही सेम प्रोसेस UPI के मेथड में भी होता है। अब दोस्तों, IPO के टाइमिंग की बात करें तो जहां ऑक्शन या बिडिंग टाइम इसका 3 से 5 दिन होता है। मतलब कि आप अगर IPO में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको 3 से 5 दिन मिलते हैं किसी भी IPO में इन्वेस्ट करने के लिए। वहीं अगर हम बात करें अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की, तो जब भी बिडिंग टाइम ख़त्म हो जाता है उससे 5 से 7 दिन के अंदर अंदर आपके डीमेट अकाउंट में IPO के शेयर्स क्रेडिट हो जाते हैं और ब्लॉक्ड अमाउंट डेबिट हो जाता है। और अगर आपको IPO अलॉट नहीं होता है तो आपका ब्लॉक्ड अमाउंट आप ही के अकाउंट में दोबारा रिलीज़ कर दिया जाता है। वहीं अगर हम NSE और BSE में IPO की लिस्टिंग डेट की बात करें तो IPO अलॉटमेंट के 2 से 5 दिन बाद IPO NSE और BSE एक्सचेंज में लिस्ट हो जाता है और तब आप अपने IPO को प्रॉफिट होने पर सेल कर सकते हैं। दोस्तों, IPO में अलॉटमेंट के चांसेस को बढ़ाने के लिए हमें अलग अलग डीमेट अकाउंट से बिड लगानी चाहिए, पर ध्यान रहे कि आप अपने पैन कार्ड से बने अलग अलग डीमेट अकाउंट से बिड नहीं लगा सकते। मतलब अगर मैं अपने अपस्टॉक्स और ज़ेरोधा के दोनों डीमेट अकाउंट से बिड लगाता हूं तो मेरे दोनों बिड रिजेक्ट हो जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि बिड एप्लीकेशंस में जब भी 2 एप्लीकेशंस के पैन कार्ड मैच होते हैं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। वहीं अगर मैं अपने या मम्मी पापा या भाई बहन के डीमेट अकाउंट से अलग अलग बिड लगाऊंगा तो IPO अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं IPO में होने वाले बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि IPO से कंपनीज़ को बेनिफिट क्या होता है। तो सबसे पहला फ़ायदा होता है कंपनी को फ़ंड रेजिंग का। कंपनी को जितने फ़ंड की रिक्वायरमेंट थी वो अपने इस IPO अलॉटमेंट से उस फंड को रेज़ कर सकती है। दूसरा, वो अपने पुराने चल रहे कर्जे को क्लियर कर सकती है। एक्सचेंज में लिस्ट होने के बाद ये कंपनियां प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट हो जाती हैं और इनका एक ब्रांड बन जाता है। वहीं बात करें इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के बारे में, तो अगर IPO में लिस्टिंग गेन मिलता है तो इन्वेस्टर्स को बहुत सारा प्रॉफिट होता है। लाइक अगर किसी एक्स कंपनी के IPO में 40% का लिस्टिंग गेन होता है तो टोटल अमाउंट पे एक इन्वेस्टर को 40% का प्रॉफिट होता है। इन्वेस्टर्स को IPO से दूसरा फ़ायदा ये होता है कि वो किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को उनके बेस प्राइस पे ख़रीद सकते हैं, क्योंकि ये उस कंपनी के सबसे पहले इन्वेस्टर होते हैं एक्सचेंज में लिस्ट होने के बाद। वहीं दोस्तों, IPO से होने वाले नुकसान या फिर ड्रॉबैक्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंपनी को इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों, कंपनी को सबसे पहला नुकसान होता है कि उन्हें IPO को अलॉट कराने के लिए स्टाफ को हायर करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करना पड़ता है और टाइम टू टाइम सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स उनको अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करने पड़ते हैं। और अगर ये कंपनी आगे चलकर कोई भी डिसीजन लेती है तो उन्हें सबसे पहले NSE, BSE और SEBI से इस बारे में पूछना होता है। अब बात करें कंपनी को होने वाले दूसरे नुकसान की, तो अगर IPO के दौरान जितना फ़ंड उनको रेज़ करना था, अगर उतना फ़ंड रेज़ नहीं हो पाता है तो वह ना तो अपने पुराने कर्जे को चुका पाते हैं, ना ही अपने बिजनेस को बूस्ट कर पाते हैं। साथ के साथ अगर कंपनी को IPO में लिस्टिंग गेन नहीं मिलता है तो उनकी रेपुटेशन भी डाउन हो जाती है। वहीं बात करें इन्वेस्टर्स को होने वाले नुकसान के बारे में, तो अगर IPO ओवर सब्सक्राइब नहीं होता है तो उन्हें लिस्टिंग गेन का फ़ायदा नहीं मिलता है, जिससे उन्हें कुछ पैसों का नुकसान भोगना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी IPO के बारे में पूरी जानकारी, जिसकी हेल्प से आप निडर होकर किसी भी IPO में वाइजली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपके ज़्यादा से ज़्यादा डाउट क्लियर कर सकें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।